हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मान्यवर 4 दिन बाद आपके पास प्रत्याशी आया है और जिन जिलों में प्रत्याशी नहीं है उसमें आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के या अन्य लोगों विपक्ष के नेताओं के नामांकन नहीं होने दिए? क्या ये जायज सवाल नहीं है? क्या इस पर आप नहीं कहेंगे? आपको कहना चाहिए नैतिकता के आधार पर कि हाँ, वहां लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्योंकि यही स्थिति कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव के चुनाव में भी देखने को, सहकारिता के चुनाव में भी देखने को मिली थी। अगर ना मिली हो तो हो सकता है आपने वो दृश्य देखा नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा। तो आखिर ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो जाती है? अरे आपको तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। आपको तो करना चाहिए कि और 10 प्रत्याशी वहां पर आए और आसानी से आकर अपना नामांकन कर पाए। वो होगी लोकतंत्र की खूबसूरती, वो होगी असल में राम राज्य, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने राम राज्य दिया। तो ये सवाल नहीं है, ये केवल सवाल नहीं है, नमस्कार, अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम राजनीतिक चर्चा करेंगे और चर्चा पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम पार्टी के जिला मंत्री हैं और दूसरे जिला मंत्री गुरुचरण आजाद, ये भी भाजपा के आज के पैनल में शामिल हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और रवीश द्विवेदी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष है शहर कांग्रेस कमेटी में। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर हैं, और राधेश्याम जी पार्टी के युवा नेता हैं, छात्र सभा के अध्यक्ष हैं। ये पैनल है आज का। जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के हम लोग बराबर चर्चा कर रहे हैं और हमारे दर्शक हमारी चर्चा को, हमारी बहस को काफ़ी सराह रहे हैं, रिस्पांस मिल रहा है और तमाम से कमेंट आना शुरू हैं। तो लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं हमारी चर्चा पर और कुछ कमेंट में मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन। ये स्थिति है। एक निवेदन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि हम लोग कोई किसी मामले में, किसी विषय पर कोई पार्टी नहीं है। अगर कोई किसी को लगता हो तो वो अपना प्रतिनिधि हमारी डिबेट में जोड़ सकता है अगर उस विषय से संबंधित है। कल जिला पंचायत अध्यक्ष पद का नामांकन था। आजादी कैमरा घूम गया आपका। कल जिला पंचायत अध्यक्ष पद का नामांकन था और नामांकन के दौरान अधिकांश जनपदों में जो स्थितियां रही हैं, अभी हम देख रहे थे कुछ अखबार, कुछ और फोटोग्राफ्स, अधिकांश जनपदों में जो स्थितियां रही हैं वो पूरी तरह से सत्ता की हनक दिखाने वाली रही हैं। कलेक्ट्रेट गेट पर भाजपाइयों का कब्जा रहा है और तमाम से क्षेत्र, तमाम से जनपद, लगभग 1.5 दर्जन जनपद ऐसे हैं जहां नामांकन करने नहीं दिया गया, दूसरे किसी को नामांकन पत्र छीन लिए गए और ये स्थिति रही है। और इसी के चलते 11 जनपदों में जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इतना कारगर नहीं रहे कि वे अपने प्रत्याशी का नामांकन करा पाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन 11 जिलों के जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। इनमें गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर जनपद शामिल है। इनमें से अधिकांश, क्या इन सभी जनपदों में भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित कराने में कामयाबी पाई है। शुभकामनाएं मिल रही हैं नवनिर्वाचित निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्षों को। और इन जनपदों में स्थिति इतनी खराब रही है, हम अभी देख रहे थे फोटोग्राफ्स कि कलेक्ट्रेट के गेट पर इन जनपदों में भाजपा के नेताओं का पूरी तरह से कब्जा रहा और स्थिति नहीं थी कि दूसरा कोई प्रत्याशी नामांकन कर पाए। हमारे यहाँ भी कल नामांकन हुआ
और यहाँ की जो स्थिति है हम अपने दर्शकों को बताएं। यहाँ भी तैयारी पूरी थी और यहाँ दोनों जो राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सपा और भाजपा, दोनों ने तैयारी की थी, दोनों ने संख्या बल भी जुटाया था और हर स्थिति का मुकाबला करने की तैयारी थी। और जो भी सूचनाएं रही हों पुलिस के पास, खुफिया विभाग के पास, उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो तो संपन्न हो गई। जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका भी नामांकन हो गया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार का नामांकन भी पूरी दमखम के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ हो गया। अब सीधा मुकाबला सपा और भाजपा में है। लेकिन ये जो सीमित वोटों का चुनाव है वो ऐसा चुनाव नहीं होता जहां किसी कार्यक्रम का, किसी नीति का, किसी योजना का कोई असर पड़ रहा हो, किसी भाषण का कोई असर पड़ रहा हो। बड़ा बेढप तरीके का चुनाव है। हमने पहले भी कहा कि ये संख्या का चुनाव नहीं, रणनीति का चुनाव होता है। ये चुनाव संख्या से नहीं, रणनीति से जीता जाता है और वही स्थिति बनती जा रही है। कल 3 बजने के बाद से ही प्रशासन एक अलग से मोड में आ गया। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और प्रशासन के निशाने पर वे जिला पंचायत सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से के समर्थित उम्मीदवार से आंख में आंख डाल करके बात कर रहे थे, या जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार से हाथ नहीं मिला रहे थे, उन पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। और ये कार्रवाई का सिलसिला कल शाम से शुरू होते होते अभी निरंतर जारी है। कल एक मेडिकल स्टोर को सील किया गया। मेडिकल स्टोर की कहानी है कि जो मेडिकल स्टोर के संचालक हैं वो पिछली बार जिला पंचायत चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार उनकी पूरी तैयारी थी और उनके भाग्य ने काम नहीं किया और सीट उनकी दलित आरक्षित हुई। इसके बाद में उन्होंने बंटू नागर को चुनाव लड़ाया और जिताया। अब बंटू नागर भाजपा के साथ नहीं है। इस कारण से जो संरक्षक की भूमिका थे वो मेडिकल स्टोर के मालिक राम प्रकाश पाल, उनके मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। बताया गया कि 2017 से अनियमितताएं चल रही थी, तमाम एक्सपायरी दवाएं बेची जा रही थी, अन्य अनियमितताएं थी और कार्रवाई हुई 4 साल के बाद। इसके बाद में भी इस मेडिकल स्टोर के सील होने के बाद में भी जब बंटू नागर कब्जे में नहीं आया तो आज अभी शाम को बंटू नागर की मां की ओर से एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई है कमालगंज थाने में। कहा गया है कि मेरा पुत्र जो है वो गायब है, फ़ोन पर हमसे बात करता है इस नंबर से, लेकिन ये नहीं बता रहा कि हम हैं कहाँ। तो हमें कुछ अनहोनी की आशंका है और इसलिए साहब हमारी इस सूचना को दर्ज करके हमारे पुत्र को जहाँ भी है वहाँ से मुक्त कराया जाए। ये गुमशुदगी दर्ज कराई गई बंटू नागर की माँ की तरफ से। और पुलिस इस समय बड़ा मेहरबान है, अर्जी लेकर के कोई पहुँच जाए उसके बाद में शिकायत तुरंत दर्ज हो जाती है। दूसरी FIR हुई मोहम्मदाबाद में। हमें याद है सचिन यादव के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एकमात्र ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शुरू में, जब वो पूरी तरह से आसान्वित थे कि टिकट उन्हें मिल जाएगी। उस समय आलोक यादव एक मोहम्मदाबाद के एक सीट से जीते हुए जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी गिनती भी सचिन यादव ने कराई थी। उनके बगल में बैठे थे वो आलोक यादव। लेकिन जब सचिन यादव को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी के निष्ठावान लोग थे,
सदस्य थे, उन्होंने पाला बदल लिया। वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। उनमें आलोक यादव भी शामिल रहे। आलोक यादव जो उस समय सचिन यादव के साथ थे, उसके बाद में जब पार्टी ने कड़े तेवर दिखाए तो आलोक यादव सुबोध यादव के साथ आ गए, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। उन आलोक यादव के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया है। रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया है आलोक यादव के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में। और इस मामले में उनके एक और सहयोगी को भी आरोपी बनाया गया है। और पूरी विधिवत कहानी एक दलित महिला से लगाकर पूरा मुकदमा दर्ज कराया गया है। तीसरा मामला जो है वो आया है कायमगंज से। वहाँ राहुल देव बर्मन, एक जो आरक्षित सीट थी कायमगंज की, वहाँ से जिला पंचायत सदस्य जीते। और ये वही सीट है, वही सदस्य हैं जिस पर आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों अपना दावा कर रहे थे कि हमारे हैं, हमारी। अब बर्मन दलित बिरादरी का है, संयोग से उसके पिता कोटेदार हैं। और बर्मन साहब जो हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से जीते हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी से जीते हों, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल देव बर्मन के पिता जो कोटेदार हैं, उनके खिलाफ कालाबाजारी का एक मुकदमा 3/7 का कायमगंज कोतवाली में आज दर्ज है। तो ये पूरा अभी तक की जो जानकारियां हैं पूरे दिन की, और कल शाम 3 बजे से, तो ये सब घटनाक्रम चल रहा है। और इस बीच चुनाव की जो अन्य चुनाव प्रक्रिया के जो अन्य स्टेजेज हैं, इस अन्य स्टेप्स हैं, नामांकन पत्रों का जांच कि इसके बाद नाम वापसी और मतदान अगले शनिवार तक होना है, तो तब तक ये सब चलेगा। फिलहाल एक दिन की जो स्थितियां हैं वो ये हैं। अब आप सब अपने अपने नज़रिए से इन सब चीज़ों को सौंपें और देखें कि जो कार्रवाई हो रही है वो भी जो दलित समाज से जुड़े हुए जिला पंचायत सदस्य उनके खिलाफ हो रही है। और ये एक अनिल मिश्रा जी और चीज़ भी है कि ये सारे जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने जब नामांकन किया था तब इनका हलफनामा संबंधित निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार किया था और सबने लिख के दिया था कि मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है और कोई मामला विचाराधीन नहीं है। ये हलफनामा भी इन सारे नेताओं की तरफ से दिया गया था जब भी अप्रैल मई में चुनाव हुए थे उस समय। और उसके बाद में ये गंभीर मामले बने हैं कि एक जिला पंचायत सदस्य रेप के मामले में फंस गया है, एक जिला पंचायत सदस्य के पिता कालाबाजारी के मामले में फंस गया है। ये तमाम सी कार्रवाइयाँ आ रही हैं। और जानकारी आई थी कि जो आम आदमी जो अपना दल का प्रत्याशी है उसके कार्यालय पर भी कार्रवाई की गई। ये तमाम सी जानकारियाँ निरंतर आ रही हैं। अब इन सबको हम लोग तो मीडिया के लोग हैं, जो जानकारी हमारे सामने आती है वो हम अपने दर्शकों को परोस देते हैं। उस पर चर्चा करना राजनीतिक दलों का काम है। राजनीतिक दल अपने हिसाब से सोचते हैं और उनके विचारों पर ही जनता फैसला करती है, जनता एक मन बनाती है। अनिल मिश्रा जी शुरू करिए। आज का ये पूरा घटनाक्रम हमने बताया है। आपकी पार्टी के 11 अध्यक्ष निपट गए और 17 भाजपा के लोग जिला पंचायत में निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। तमाम सी स्थितियां हैं, हमने सारी चीज़ें बताई हैं। चलिए शुरू करिए आप आज की इस चर्चा को। ये सब जो माहौल बन रहा है इसे किस रूप में लिया जाए? क्या जो 3 जुलाई की तारीख है उस तक सब कुछ ठीक ठाक रह पाएगा? शेखर जी, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो माहौल है आज पूरे उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे भी जो घटनाएं आपने बताई हैं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि इसको हम लोग कैसे लेते हैं। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आम जनता की जो निगाहें पड़ रही हैं वो इसको किस अंदाज में जो है अपने लिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि शायद चारों तरफ एक माहौल को दहशत का बनाया गया है।
और उस माहौल में ही जो ये स्थितियां हैं उसमें ये दबाव डाल करके प्रयास हो रहा है कि हम किस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों को अपने कब्जे में लें, अपने अनुसार वोट डलवाने की बात करें। मैंने एक बात कही थी और एक बात फिर कह रहा हूं कि हवा से कह दो कि खुद को आजमा कर दिखाए। हवा से कह दो खुद को आजमा कर दिखाए, बहुत चिराग बुझाए हैं कोई एक जला के दिखाए। ये दौर जो है ये तो चल रहा है और यहाँ पे सत्ता पक्ष होता है और सत्ता पक्ष जो है अगर कहीं अपने सिद्धांत के लाइन से हट करके और केवल इस बात के ऊपर आमादा हो जाए कि हमको एन के कारण सत्ता हासिल करनी है, तो उसके बाद में हर तरीके का दबाव का प्रयोग वो करता है। और हम ये भी जान रहे हैं कि प्रशासन जो है वो इस बात को नहीं चाहता है मन से कि वो कहीं पे कोई कार्रवाई करे। प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो उनका भी एक अपने सपने होते हैं कि हम किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से अपने जिले को चलाने की बात करें, और वो जिला एक हिसाब से उनका हो जाता है। लेकिन सत्ता का दबाव होता है और सत्ता पक्ष के लोग गुमराह करके और दबाव डाल करके और किसी न किसी तरीके से समझा करके और उसके पश्चात ये कार्रवाई करवाएं। ये जितनी भी FIR हुई हैं ये तो स्थितियां जांच के बाद सामने आ जाएंगी। मैं एक मांग कर रहा हूं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जितने जिलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, अगर जरा सा भी नैतिक साहस है सत्ता पक्ष के पास और सत्ता पक्ष के जो तथाकथित आदर्शवादी और सिद्धांतवादी व्यक्तियों के पास, तो जरा उन जगह की एक निष्पक्ष जांच करवा दें 2 रोज में कि वहां पे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या घटित हुआ है। एक सवाल। दूसरा सवाल, मैं एक बात कह रहा हूं पहले से भी और आज भी कह रहा हूं कि देखिए आत्मा की आवाज पे वोट पड़ेगा और आत्मा की आवाज पे वोट पड़ने से कोई किसी को रोक नहीं पाता, वहां पर कोई दबाव नहीं होता। जिस तरीके का दबाव डाला जा रहा है, इन सब दबावों का जो वजन डाला जा रहा है, क्या जिला पंचायत के सदस्य जिन पे इस तरीके से दबाव डाला जा रहा है वो ये नहीं महसूस कर रहे होंगे कि जब आज जो है जहां पर जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष का जन्म होने के पूर्व ही जिला पंचायत सदस्यों के साथ इस तरीके की बात की जा रही हो, माहौल पैदा किया जा रहा हो, तो कल आने वाले वक्त में किस हैसियत में और कहां पे खड़े करके हम रहेंगे और हमको रखा जाएगा। और मैं तो एक बात और कहूँगा, बस ये बात मैं यहाँ प्रशासन से फिर एक बात कह रहा हूँ कि हम जानते हैं कि आप पे बहुत दबाव है, उसके बाद भी जो है वो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि कहीं से जो है वो कोई बहुत बड़ी दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता नहीं है, आपने संविधान की शपथ ली है, आपने जो है वो निष्ठावान एक जो है हिंदुस्तान के एक अपने अफसर की एक होने की आपने शपथ ली है और उसका आप पालन करते रहेंगे। ये दबाव तो आते रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इतिहास लिखा जाता है और इतिहास लिखा जाए। मैं एक आखिरी बात इसमें कह दे रहा हूं कि मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, हमारा यही अंदाज जमाने को खलता है कि हमारा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। हम जानते हैं कि हम हवा के खिलाफ चिराग जला रहे हैं। रवि जी, ये बीजेपी का एक फार्मूला आया था कि 4 चौको 16। इस फार्मूला में थोड़ा सा और परिवर्तन हो गया है और ये हो गया 4 छंग 24। कल जब नामांकन हुआ है तब बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसकी घोषणा करी है कि अब हम 16 नहीं 24 पे पहुंच गए हैं। तो अब उस पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टी है और उसी दम पे उसने अपने 17 जिलों में निर्विरोध अपने जिला के पंचायत अध्यक्ष चुनवा दिए। किस तरीके से चुनवाए जा रहे हैं इसका जीता जागता उदाहरण तो हमारा फरक्काबाद जिला है। यहाँ पर जैसा अभी आपने बतलाया कि 3 सदस्यों के ऊपर दबाव बनाने के लिए किसी के ऊपर रेप का मुकदमा है, किसी के पिताजी के ऊपर कालाबाजारी का मुकदमा है, किसी के ऊपर कोई और मुकदमा है, इस तरीके से ये मुकदमे और इसकी बानगी तो कमाल में
मंत्री जी महोदय ने दरोगा जी को बुलाकर और जिस तरीके से उनकी क्लास लगाई थी सार्वजनिक रूप से, उसी का ये आगे हिसाब किताब हो रहा है। आज जो हो रहा है कि जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं, केवल सीधी सी बात ये है कि अब एन कैन पकैन किसी भी तरीका से बाय हुक एंड कुक हमें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव उनके समर्थित प्रत्याशी को जितवाना है। तो इसके लिए जो भी संभव हो सकता है वो कर रहे हैं ये लोग। और रही बात इसकी कि सपा के जो 11 जिलों के जिला अध्यक्ष हटाए गए हैं, तो सपा पार्टी भी का ये अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने हथियार जिनमें थोड़ी बहुत भी जंग लगी है तो उसको साफ ऑफ करके उसकी धार तेज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कुंद धार है उससे तो आगे विधानसभा लड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए जहां तक मैं समझता हूँ शायद ये उसी की तैयारी है। और नया फार्मूला 6 चौक 24 का आ गया है। आप देखिए इसमें क्या होता है। ये जो सम्मानित सदस्य हैं वो अपना निर्णय चुनाव वाले दिन किस तरीके से लेते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। राजेश साहब, एक ये भी विधायक जी ने बताया था कि पेप्सी और बीजेपी अपना फार्मूला नहीं बताते, तो ये फार्मूला शायद वही हो जो कल से शुरू हुआ। हाँ जी, हमें बोलना है। अच्छा, हमने कहा जो मामला है आज का विषय है 11 जनपदों में जो जिलाध्यक्ष हटाए गए, तो वो कोई अनुशासनहीन नहीं थे, ना उनको पार्टी से अलग किया गया है। बस इतना है कि हमने ये देखा कि हमारा सेनापति कमजोर पड़ रहा है तो हमने उसको पीछे कर दिया और हमने दूसरा अपना सेनापति उस जगह पे हम पोस्ट करेंगे, उस चौकी पे दूसरा हवलदार पोस्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है, कोई कंपनी देखो, कोई ऑफिस देखो या कोई संगठन देखो, वहां कई प्रकार के लोग होते हैं। कोई कंप्यूटर चलाने वाला होता है, कोई कागज लिखने वाला होता है, कोई कागज देने वाला होता है, कोई ट्रांसपोर्ट करने वाला होता है। तो हर आदमी की अलग अलग जरूरतें होती हैं। अब इन 11 जिलों में सवाल विषम है तो जवाब देने वाले भी विषम चाहिए। जिस भाषा को ये लोग जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा को समझने, भाई हम हिंदी जानते हैं, तुम मद्रासी बोल रहे हो तो कैसे हम समझ पाएंगे। तो मद्रासी बोलने वालों के लिए मद्रासी बोलने वाले जिलाध्यक्ष अब तैनात किए जाएंगे जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी हों वो पर्चा को फाइल कर सकें, उनको ना रोका जा सके। और उसका एक मामला ये भी है कि पंचायत चुनाव में ये जिला पंचायत अध्यक्ष की जो टिकट की घोषणा हुई ये जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पे हुई। तो जब आपके लेटर पैड पे जिला पंचायत के अध्यक्ष की घोषणा हो रही है, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, तो जवाबदेही भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए ये निर्णय लिया गया है और उनको कहीं हटाया, उनका कहीं पार्टी से निष्कासन नहीं हुआ है, वो कहीं अनुशासन नहीं थे, बस वो अपने काम को ठीक तरीके से कर नहीं पाए या वो सक्षम नहीं थे या किया नहीं, कुछ भी सही, इसलिए उनको पीछे किया गया है और नए सेनापतियों को आगे किया जाएगा। रही फार्मूले की बात, तो ये फार्मूला इनके पास फार्मूला कुछ होता है नहीं। इनके पास हम तो कई बार ये कह चुके हैं कि जब ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं तो इनके पास एक फार्मूला होता है आपस में लड़ाने का, बड़ा आडंबर करने का कि देखो हम 400 रुपए के सिलेंडर के लिए 400 रुपए के सिलेंडर मिसला मिल रहा है, बहुत तेज है इसलिए हम सड़क पर बैठे हैं, और अब 900 रुपए के मिल रहा है तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, रिफिलिंग योजना के तहत मोदी जी के बाढ़नगर में उसको भरा जाता है और उस सिलेंडर से जो रोटी पकती है उसमें देशभक्ति की खुशबू आती है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। 60 रुपए 55 रुपए वाला पेट्रोल बहुत तेज था, वो जो है इस्लामिक देशों से आता था। अब जो पेट्रोल आ रहा है वो अयोध्या में सरयू से निकल रहा है, इसलिए वो देशभक्त पेट्रोल है, तो उस पर नहीं बोला जाएगा। तो ये जब सत्ता से बाहर होते हैं तब ये ड्रामेबाजी करते हैं और पाखंड करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं जनता को, और जब सत्ता में होते हैं तब ये अपनी गुंडई करते हैं। उसकी हनक कल आपने देखी होगी, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं कि किस तरह से प्रत्याशी नामांकन कक्ष में घुसना जाए, बाकायदा वॉलेंटियर फोर्स लगी हुई है और
डीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस, सिटी मजिस्ट्रेट, सिटी एसपी के सामने किस तरह से गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पीट पीट के बाहर निकाला गया, किस तरह से नामांकन नहीं करने दिया गया, किस तरह की दमनकारी नीति है जो 3-3 लोगों पर फर्रुखाबाद में मुकदमे लगाए गए। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे इस सरकार से कि कहां किस किस को बंधक बनाओगे तुम, मेरी तो नजर जहां तक जा रही है वहां तक लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। और इनका ये नया नजरिया नहीं है। कन्नौज में लोकसभा चुनाव के दौरान 17,000 रेड कार्ड बंटवाए थे। 17,000 रेड कार्ड जिसको मिल जाता है वो पोलिंग बूथ पे भी नहीं जा सकता है। उसके बाद रामपुर में लोकसभा चुनाव में रामपुर के अंदर इन्होंने 70,000 रेड कार्ड बंटवाए थे। उसके बावजूद भी मोहम्मद आजम खां चुनाव जीते। मुर्गी चोरी का मुकदमा लगवाया था, बकरा चोरी का मुकदमा लगवाया था। आप समझो 9 बार का एमएलए, 1 बार का लोकसभा का एमपी, राज्यसभा का एमपी, कैबिनेट मिनिस्टर, वो मुर्गी चोरी का मुकदमा। तो इन लोगों, अच्छा ये जब नैतिकता की बात करते हैं तो हम ये याद आता है कि रात में 12 बजे राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र से हटा, 4 बजे अजीत पवार का समर्थन मिला और सुबह 7 बजे उनको क्लीन चिट मिल गई। तो इनकी नैतिकता तो वैसी है जैसी मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना भैया जब भयमुक्त शासन का नारा लगाते हैं, ठीक उसी तरह जो है भाजपा के लोग नैतिकता का नारा दिया करते हैं। और आपने एक शब्द यूज किया कि इस समय पुलिस बड़ी मेहरबान है, कोई अर्जी लेके पहुंच जाए तुरंत कार्रवाई होती है। कहीं मेहरबान नहीं है साहब। पुलिस सिर्फ उन चीजों पे मेहरबान है कि आप उन जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ पहुंचिए जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अगर आप अगर पुलिस इतनी मेहरबान है तो वो दीपा राजपूत जो एक लफंगे की गुंडई का शिकार हो गई, जिसने आत्महत्या कर ली शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली से निराश होके, पुलिस क्यों नहीं जागी उसकी एनसीआर पे, उसके प्रार्थना पत्र पे पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों उसको आत्महत्या करनी पड़ी? तो पुलिस सिर्फ प्रशासन भाजपा कर रही है पुलिस को। देखिए शेखर जी, आज जब आपने ये पूरा विषय को जो है विस्तार से यहाँ बताया, तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि ये सियासत है कि लानत है सियासत पे सदा, खुद हैं मुजरिम बने कानून बनाने वाले। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग ने हिदायत दी थी कि किसी पर मुकदमे दर्ज ना किए जाएं, प्रशासन किसी भी तरह से किसी भी सदस्य को जो है प्रताड़ित ना करे। लेकिन आज उसकी जो एक असलियत सामने देखने को मिल रही है, वो देखिए बड़ा चौंकाने वाली बात है कि साहब 4 साल बाद एक मेडिकल स्टोर पर एसडीएम साहब जाते हैं, टीम जाती है, उसकी जांच होती है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सोचते हैं कि जनता मूर्ख है, जनता को कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो छोटी छोटी बात है साहब, छोटा बच्चा भी समझ जाता है इन सब बातों को पढ़ के कि क्या उस मेडिकल स्टोर के अलावा जो लोग जांच करने गए थे, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उसके अलावा उन्होंने एक भी मेडिकल स्टोर की और जांच करी क्या? नहीं करी। उस मेडिकल स्टोर की जांच इसलिए हुई क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य के एक वोटर का कहीं ना कहीं उनका वोटर का वो जिला था मेडिकल स्टोर, इसलिए उसकी जांच हुई। दूसरी बात कि भाजपा के पास और कोई विकल्प नहीं है और इससे ज्यादा कोई गिरी हुई नीति हो भी नहीं सकती। मुझे तो आज ये एहसास हो रहा है और मैं साफ कहना चाहूंगा, ये मेरा खुद का सोचना है कि इससे पहले जब जिला पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया था जिला पंचायत सदस्य का, तब भारतीय जनता पार्टी को आकलन हो गया था कि हमारी स्थिति क्या होने वाली है। तो शायद उस वक्त जो उनके प्रदेश के पदाधिकारी जिले में आए थे, प्रशासनिक अमले से उन्होंने बात करी और आके सीधे चले गए, तो कहीं ना कहीं वो यही निर्देश देने गए होंगे हर जिले में कि देखो भाई हम चुनाव हार रहे हैं और किसी भी तरीके से विपक्षियों का नामांकन मत होने देना, तो हो सकता है कि हम 4 कंधों पर ही सैया को उठा के जो है पार लगा पाए। आज समझ में आ रहा है कि अब समाजवादी पार्टी के जिन अध्यक्षों को हटाया गया है उनकी क्या गलती रही, क्या भूमिका रही। लेकिन एक चीज साफ है, प्रशासनिक तंत्र का, मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया गया है। इसी को शायद तानाशाही अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जनता साफ देख रही है, समझ रही है कि क्या होती है तानाशाही। क्या एसडीएम साहब ये बताएंगे कि 4 साल बाद ही उस मेडिकल स्टोर की जांच करने के लिए कौन सी एकदम से आफत आ गई थी? 4 साल से ये सब चल रहा था, उसके अलावा क्यों कोई दूसरा मेडिकल स्टोर? मैं ये बात यहां इसलिए रख रहा हूं ताकि इस मंच के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि क्या नीति है, क्या सोच है। और जब अधिकारी ऐसा करेंगे तो शायद फिर कहीं ना कहीं वो बात बड़ा, क्योंकि जो कुछ लोगों का अहंकार हो जाता है कि वो सामने वाले का अस्तित्व मिटा देंगे। तो मैं तो साहब यही कहूंगा यहां पर कि आग को पानी का डर हमेशा बना रहना चाहिए। ये चीज जो आज वो कर रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ा नैतिकता की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों को भारतीय जनता पार्टी पिरो के रख देती जनता के सामने। क्या यही नैतिकता है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी के लिए वो अपने पूर्वजों का जो है विस्तार करते घूमते हैं कि वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है? अगर ये बात साफ है तो ये साफ जवाब दीजिए। देखिए, अगर अपने जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं होता, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 4 दिन पहले इनको प्रत्याशी नहीं मिला होता समाजवादी पार्टी से, तो अपने जिले में भी आज यही होता। समाजवादी पार्टी के लोग आज नामांकन नहीं कर पाते। क्यों? जो अन्य जिलों में हो रहा है, जो अन्य जिलों में लाठी चल रही है, जो अन्य जिलों में नामांकन पत्र छीने जा रहे हैं, वो अपने जिले फर्रुखाबाद में भी होता अगर भारतीय जनता पार्टी को समय पर प्रत्याशी नहीं मिलता। लेकिन आज ये सब चीज सब लोग देख रहे हैं। जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिला, वहां विपक्ष को नामांकन करने ही नहीं दिया गया। तो इसको ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस तरीके का जो इन्होंने एक अपना व्यक्तिगत लोकतंत्र बना रखा है, इसकी निंदा करती है। और देश जनता सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर यही नीति है तो भाई शर्मिंदगी की बात है। भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने पूर्वजों से कुछ सीखना चाहिए। राजनीतिकरण को इतना गंदा ना करें जो आने वाला भविष्य भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए कि क्या इस तरीके से सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये निंदा की बात है। हाँ, अभिषेक जी। अच्छी दलीलें पेश की गई, बड़ा अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाए गए। साहब, चोरों को तो सारे चोर ही नजर आते हैं, हमेशा मिश्रा जी कहा करते थे। आज इनको वही डर सता रहा है। और ये जो आरोप अभी बड़े अच्छे अच्छे लगाए गए कि साहब सत्ता की हनक थी, तो सत्ता की अगर हनक होती तो इटावा में समाजवादी पार्टी का जो है जिला पंचायत अध्यक्ष ने विरोध नहीं बचाता, और सत्ता की हनक होती तो एटा में भी नामांकन नहीं होता और फर्रुखाबाद में भी नामांकन नहीं होता। तो जो लोग सत्ता की मशीनरी का उपयोग करते रहे, वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि साहब हमने सत्ता की मशीनरी का कैसे उपयोग किया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को समर्थन दिया है, उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं है, उस प्रत्याशी को और भी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है। अभी आप राशन की दुकान पर जाएंगे और राशन वाले कितने अच्छे कोटेदार हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत चीजें जो है छिपी नहीं है। हम आप जानते हैं कि कैसे चोरी होती थी। आज राशन बट रहा है, लेकिन जो दूसरे दलों के लोग हैं वो आज भी राशन नहीं बांटते। कारण ये है कि जब जिस यूनिट पे 5 किलो राशन आता है तो वो साहब 3 किलो बांटते हैं कि सरकार की छवि खराब हो। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही संभव हो पाया, नहीं तो 50 किलो की बोरी जब गोदाम से उठती थी तो 35 किलो हुआ करती थी। आज 50 किलो की बोरी पूरी 50 किलो जाती है कोटेदार तक। लेकिन आज भी घृणित मानसिकता के कई ऐसे कोटेदार हैं जिनके खून में भ्रष्टाचार, खून में जो है चोरी बस गई है, उसको हम आप निकाल नहीं सकते। तो शासन नहीं, प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। और चोरों की जो वकालत करते हैं, मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को वकालत नहीं करनी चाहिए। रही बात, अभी एक मेडिकल स्टोर का जिक्र किया जा रहा था। महोदय, मेडिकल स्टोर आप चला रहे हैं, आपने 2017 से कोई बिल नहीं काटा। आपके मेडिकल स्टोर के अंदर जो है नशीली दवाइयां पाई जाती हैं, और साहब आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है राजनीतिक दोष के कारण जो है मुकदमे दर्ज करा दिए। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी जैसी गंदी राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। और यदि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी जैसी राजनीति करती तो हमारे पास 4 मेंबर नहीं होते महोदय, मेरे पास पूरे 16 मेंबर होते। 16 नहीं 20 मेंबर होते। अगर जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ फर्रुखाबाद में और उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर वही करती तो हमारे पास फर्रुखाबाद में 4 मेंबर नहीं होते, मेंबर भी ज्यादा होते। ठीक है। दूसरे, कभी कभी लोग जिक्र करते हैं कि साहब एटा में लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। महोदय, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जो सत्ता में बैठने के बाद जो गरीबों का पैसा है, गरीबों की जमीन है, उसको ये समझता है ये मेरे बाप की जागीर है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। और ऐसे सभी लोगों पर
मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपत्ति ऐसे सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल के का प्रयोग न किया जाए। अरे भाई साहब सुन लीजिए, आजाद जाते हो, अरे आप भटक क्यों जाते हो? ऐसे जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो चाहे किसी भी दल के हों, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस कार्रवाई का भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। रही बात जो अभी 11 जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हटाए गए, एक अनुभव की बात, मैं यहाँ बैठे हुए लगभग सारे लोगों से उम्र में भी कम हूं और राजनीतिक अनुभव भी मुझे लग रहा है इन लोगों से मुझे कम होगा। मैंने जो अनुभव किया है कि जब तक समाजवादी पार्टी सत्ता के विरोध में रहती है तब तक तो साहब नदीम अहमद फारूकी बनेंगे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, अनिल मिश्रा जी भी बन सकते हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, लेकिन जिस दिन समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी उस दिन अगर कोई बनेगा तो वो साहब चंद्रपाल सिंह यादव बनेंगे, वो प्रताप सिंह यादव बनेंगे, वो राम सेवक यादव बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता है। ये जो इनका 22M चल रहा था, अब M हटा दीजिए, ये सिर्फ 22 पे काम कर रहे हैं। कितने जिला पंचायत के इन्होंने जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार घोषित किए हैं, ये हमसे और आपसे छिपे नहीं हैं, उसमें अधिकतर यादव हैं। अभी आदरणीय मिश्रा जी बड़ा अच्छी वकालत करते हैं समाजवादी पार्टी की, लेकिन आप ये स्वीकार करिए कि ये समाजवादी पार्टी कभी आपको जिला अध्यक्ष बना सकती है, कभी आपको विधानसभा का टिकट नहीं दे सकती है, कभी आपको लोकसभा का टिकट नहीं दे सकती है, कभी आपको पार्षदी का टिकट नहीं दे सकती है। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी तो इनको एक ही व्यक्ति नजर आता है, एक ही जाति नजर आती है, वो होते हैं साहब यादव। उसके अलावा ये किसी को चाहते नहीं। आज आप दलीलें दे रहे हैं, हाँ बताइए, शुरू करिए। हमने ये कहा बड़े यादव खलते हैं, तुमको क्या मामला है? 39 जिलों में, अरे भाई बात सुन लो, अब से एक बात सुन लो पूरी, सुन लीजिए, दूसरा राउंड चल रहा है, नहीं पहला राउंड खत्म हो गया है, पहला राउंड खत्म हो गया, बात सुन लीजिए, हो गया है। एक मिनट, आप सवाल करेंगे जवाब मिलेगा, हमको याद नहीं करते हैं, ये अपने समन को और अपने जुल्म को अगर बचाने में किसी आवाज करेंगे तो हम करते। नहीं दूसरा इनका जवाब मिश्रा जी, आपका स्तर नहीं का आपने जवाब दो, इनका जवाब हम देंगे। ये दूसरा राउंड चल रहा है तो बोलने नहीं दूंगे क्या? बड़े यादव खलते जवाब दीजिए। सुनते सतीश दीक्षित और विश्वास गुप्ता, सतीश दीक्षित और विश्वास गुप्ता, ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए अध्यक्ष बने थे। पहले कुछ पढ़ा, राजकुमार सिंह राठौर, सतीश दीक्षित और विश्वास गुप्ता ये समाजवादी पार्टी की सरकार में अध्यक्ष थे, और मोहम्मद अनवर खान साहब पहली सरकार में अध्यक्ष थे। पता करो कुछ सीखो। आप सुन लीजिए, आप राठौर जी की बात कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की सत्ता में रहते हुए उनके ऊपर कौन से मुकदमे दर्ज कराए गए थे उसकी भी चर्चा कर लीजिएगा। अरे राजकुमार राठौर जी के ऊपर क्या मुकदमे दर्ज कराए गए थे उसकी भी चर्चा कर लीजिए। समाजवादी पार्टी में एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार के राशन के आपके ऊपर जो कालाबाजारी दर्ज की गई वो भी बुजुर्ग है। अरे ऐसा बताइए ना कि राजकुमार जी के ऊपर कौन से मुकदमे दर्ज कराए गए, राजकुमार जी के ऊपर कौन से मुकदमे दर्ज कराए गए वो भी बता दीजिए। कालाबाजारी करता है तो उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये आपकी तो नीयत रही है, आपकी नीति रही है कि आप तो गोदाम में ही बेच लेते थे, आप तो गोदाम में ही बेच लेते थे, आप तो गोदाम में ही बेच लेते थे। चलो थोड़ी बहुत अरे भाई म्यूट कर दीजिए इन लोगों को भाई। अब से पार्टी लोग देशद्रोही बताया करते हैं, तो क्या देशद्रोही हो तुम? जो देशद्रोही सब नजर आते हैं तुमको, तुम ही नबी का तो चोर नजर आते हैं, तुम ही देशद्रोही नजर आते हैं। राधे श्याम जी एक मिनट धैर्य रखिए।
मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत बहुत सौम्यता से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपनी बात रखी, हमने जवाब दिया, अब हम उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। धैर्य पूर्वक सुनिएगा, दूसरा राउंड भले ही है लेकिन ऐसा बोलिए कुछ जनता को सुनने में भी अच्छा लगे। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भी यहां पर बोला कि हम आरोप लगाते हैं। अरे साहब, हम आरोप नहीं लगा रहे, हमने केवल एक सवाल पूछा है कि बहुत अच्छी बात है उस मेडिकल स्टोर की जांच हुई, क्या सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर की जांच होना जरूरी था? बहुत से मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो ये सब गलत कामों में लिप्त होंगे, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? बहुत देखिए, नैतिकता से मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप खींच में जवाब मत दीजिएगा। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी के लोग बेकार में इतने जो है आदरणीय वरिष्ठ लोग बैठे हैं यहाँ पर, भले ही पार्टियां अलग हैं सबकी, लेकिन आप जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप कह देते हैं कि जो है शैली, आप जानते हैं उनकी शैली क्या है, वो जब बात नहीं बता पाएंगे तो गाली भी देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें समझाएं। और दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जो भी बात कहती है, कहने से पहले अगर अपने अंदर झांक के देख ले, मेडिकल स्टोर पर आपने आरोप उल्टा कर दिया। आपके पास आप समाजवादी पार्टी के जो उसका इतिहास है उसे बड़ा विस्तृत करते चले जाते हैं। साहब, अपने अंदर की भी अगर स्थितियां देख लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 4 दिन पहले आपके पास प्रत्याशी नहीं था मान्यवर, 4 दिन बाद आपके पास प्रत्याशी आया है, और जिन जिलों में प्रत्याशी नहीं है उसमें आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के या अन्य लोगों विपक्ष के नेताओं के नामांकन नहीं होने दिए? क्या ये जायज सवाल नहीं है? क्या इस पर आप नहीं कहेंगे? आपको कहना चाहिए नैतिकता के आधार पर कि हाँ, वहां लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्योंकि यही स्थिति कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव के चुनाव में भी देखने को, सहकारिता के चुनाव में भी देखने को मिली थी। अगर ना मिली हो हो सकता है आपने वो दृश्य देखा नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा। तो आखिर ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो जाती है? अरे आपको तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, आपको तो करना चाहिए कि और 10 प्रत्याशी वहां पर आए और आसानी से आकर अपना नामांकन कर पाए। वो होगी लोकतंत्र की खूबसूरती, वो होगी असल में राम राज्य, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने राम राज्य दिया। तो ये सवाल नहीं है, ये केवल सवाल नहीं है, ये वो बात है जिस पर आपकी चिंता करनी, गाली मत दीजिए, जवाब दीजिए। एक बात है भाई जी, एक लाइन की बात है कि बड़ा सीना चौड़ा करते हैं कि अगर हम बेईमान होते तो 4 मेंबर नहीं होते। बेईमानी साहब तब की जा सकती है जब आपका प्रत्याशी दूसरे नंबर पे हो, 100 वोट से हो, तुम्हारा प्रत्याशी 6ठे नंबर पे, 8वें नंबर पे, जीतने वाला 8000 ले रहा है, तुम्हारे प्रत्याशी को मिले 1000, कितनी बेईमानी कर लेते, कैसे जिता? राधेश्याम जी सुन लीजिए, आपकी सरकार में क्या हुआ ये अब मुझे मत बताइए, अब मत बताइए। बोले तो बोलिए, नहीं टाइम खत्म हो रहा। आज जो जिस मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई हुई है, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट, जिस मेडिकल स्टोर का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कई मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई हुई है। बस इसको राजनीति से ना जोड़िए, जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, स्वीकार करिए। सुनिए शेखर जी, बड़ी साफ सी बात आई है, और उसके बाद में जो है अब मैं खुल करके अपनी आपत्ति भी दर्ज करता हूं और मैं विरोध भी करता हूं। जिस भाषा का और जिस शैली का प्रयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से समाजवादियों पे और आम जनता पे भी अत्याचार किया जा रहा है, जिला पंचायत के सदस्यों पे अत्याचार किया जा रहा है, हम उसका जो है खुल करके सीना ठोक करके विरोध करते हैं। कलम सत्य की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, और राजा भी अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। क्या तमाशा बना रखा गया है? हम जुल्म भी करेंगे। आपने कहा कि चोरों की बात करते हो, हम अब चोरों की नहीं, अब हम डकैतों से बात करने की बात कर रहे हैं। हमने जवाब दिया था और हमने कहा था कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, मगर कब कहा था? जब हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि चोर चोर मौसेरे भैया। आप जिस भाषा में बोलेंगे हम उस भाषा में बोलेंगे, ना आप जुबान काट सकते हैं हमारी, और ना उसके बाद में जो है अपने आवाज को आप बंद कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और कह दूंगा, समाजवादी पार्टी के अंदर की नीति को आप जो है वो अपने बताने वाले हमको कोई अधिकृत अधिकारी नहीं है। हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारे यहाँ की जो है किस तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो इस वक्त के ऊपर जो है वो फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरीके से जाति की जा रही है, जिस तरीके से समाजवादियों को सताया जा रहा है, आप किस भारत की कल्पना कर रहे हो, किस उत्तर प्रदेश की कल्पना कर रहे हो? आप चाह रहे हो कि हम जब जो है सत्ता में आए तो क्या हम आप ही की शैली का अनुकरण करके इससे ज्यादा जातियां करने की बात करें? हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिद्धांत नहीं कहता है। हम नाजायज जो है नहीं सताते किसी को, हम किसी बेगुनाह को नहीं सताते। हाँ, ये जरूर है कि आपने कहा, आपने अप्रत्यक्ष धमकी आज भी दी है। आप कह रहे हैं कि एटा में नॉमिनेशन नहीं कर पाते, आप कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद में नॉमिनेशन नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आपकी इच्छा थी और वो इच्छा आप पूरी नहीं कर पाए।
मैं एक आह्वान कर रहा हूं आज की तारीख में जिला पंचायत के सभी सदस्यों का, आपकी डिबेट के माध्यम से अनिल जी, कि सुविधा से पढ़ाई मत करना, अपना क्रय विक्रय मत करना, हंसकर सहना आघातों को, झुकना मत, अनुनय मत करना, झुक करके जुल्म और जाति के खिलाफ पूरा करो। आप सुन और दूसरी बात मैं अधिकारियों मैं एक आखिरी बात मैं अधिकारियों से भी एक बात कह रहा हूं कि आप भी झांकिए अपनी आत्मा के अंदर कि किस तरीके से आपका खुलेआम उपहास और मजाक आपको बरगला करके या कोई भी साधन का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को हम साफ कह दें कि हम आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानसिक आजादी की लड़ाई, और हम तैयार हैं। बड़ा आसानी से जो है, बड़ा आसानी से, बड़े सूझबूझ से आदरणीय अनिल भाई से अपने कह दिया है कि साहब हमारी मंशा थी, अगर हमारी मंशा होती, ये अभी आरोप लगा रहे थे ना, तो ऐसा यहाँ भी हो सकता। अगर हमने सत्ता का कहीं दुरुपयोग किया होता, मैंने कहीं सत्ता का भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग नहीं किया। और वही बात, ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि इन्होंने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या क्या जिला पंचायत के साथ क्या पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी थे उनके साथ किया। ये इसलिए आरोप लगा रहे हैं। ये अपना जो अनुभव है पिछले 5 साल पहले का, वो इस चैनल पर बैठ के शेयर कर रहे हैं कि साहब जब हम सत्ता में थे तो कैसे जिला पंचायत के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कराते थे, कैसे उनको वोट नहीं डालने देते थे। ये अपना अनुभव बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन सारी बातों का खंडन करती है। और ना तो हम लोग राजनीतिक प्रेरणा से किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कराने वाले हैं, और जो प्रत्याशी है मैंने उसको समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की कोई सिंबल से प्रत्याशी है। और जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता। चलिए, आज के इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, रवीर जी का, शुभम तिवारी का, अभिषेक का, गुरचरण आजाद का और राधेश्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।